स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीते कुछ दिनों आपको हमने बताया था कि इंदौर में किस तरह से ब्रिलियंटली कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर एक नया कार्ड चलती है। उनके असली प्रत्याशी के साथ तो क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने पोस्टर्स बनवाए और अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर नोटा को प्रचारित किया। अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा था, बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीर इंदौर से सामने आती है। हर पोलिंग बूथ पर टेबल लगाकर कांग्रेस बैठी हुई थी और ये टेबल नोटा का ही था। क्या अपनी ब्रिलियंसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है या इस बार वो गलती कर बैठी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका और राहुल अवस्थी जुड़ रहे हैं। राहुल, उस दिन आपने भी कहा था ब्रिलियंट, मैंने भी कहा था ब्रिलियंट। आज जब टेबल लगाकर बैठे, ये भी ब्रिलियंट या क्या? ये थोड़ा हास्यास्पद था, नोटा को लेकर के टेबल लगाना। आपने एक जो पॉलिटिकल मूव चलना था वो चल दिया, अपना जो विरोध जताना था वो जता दिया। अब टेबल लगा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? वहाँ कोई कैंडिडेट तो आपका जीतने वाला है नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अब नोटा अपने आप में नोटा है, क्या आप इस चीज़ को अपने बिल्ले की तरह धारण करने वाले हैं कि नो अब हमारा कोई है ही नहीं इंदौर में? तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद था, थोड़ा सा कहना चाहिए ड्रैग कर दिया इस इशू को। ठीक था, वहाँ तक ठीक था जब बात हो गई थी कि नोटा को अब हम सपोर्ट करें, क्योंकि हमको कहीं का छोड़ा नहीं गया और एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी गई कि हमारे पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो हम नोटा के साथ जाएंगे। बट टेबलें लगाना ये ज़्यादा हो गया। सुर्खियां बटोरना सीख ली है कांग्रेस ने निश्चित तौर पर, और एक रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो इसको, क्योंकि चुनाव ये बहुत बड़ा रण है, लोकसभा चुनाव। और एमपी में क्योंकि कोई दूसरा या तीसरा दल ऐसा था नहीं कि जिसको कांग्रेस वहाँ समर्थन कर सके, और सीधे तौर पर एक जो कैंडिडेट जो इनका था और उसने पार्टी के साथ गद्दारी की, और उसके बदौलत कि वहाँ का पूरा कार्यकर्ता चुनाव से दूर हो जाए, ऐसी स्थिति में शायद उन्होंने इस नोटा को चुना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नोटा को वोट करवाए, ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की जाए और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस से विचार से जुड़ा जो व्यक्ति है, वो इस चुनाव में लड़ता रहे। ऐसा नहीं है कि साहब अपना कैंडिडेट नहीं तो वो घर बैठ जाए। 5 साल का चुनावी रण है, और इस रण में जिस तरीके से कांग्रेस इस बार लड़ रही है, पहले फेज के बाद में देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश है, और उस जोश के तौर पर ये उनकी एक रणनीति थी। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर सीधे तौर पर उन्होंने उनकी झोली में डालने की कोशिश नहीं की। अगर सभी बूथों पर नोटा के तौर पर उनके एजेंट बैठते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ये एक अच्छी रणनीति भी हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर वो मैदान उनके लिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनका पार्टी का। आपने जब नोटा को अपना प्रत्याशी बताया, पोस्टर बनवाया, छपवाया, वहां तक ठीक था। क्या सचमुच आज के दिन इसको करने की जरूरत थी? अगर वो वहाँ पर कितना करते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, और सुर्खियों में रहना, ये आपने सही कहा कि कांग्रेस किस तरीके से सुर्खियों में रह रही है, वो भी एक अच्छा हो सकता है। और वहाँ पर एक वास्तव में संगठन की मजबूत रणनीति और संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पर मेहनत करते हैं, तो एक मिसाल भी होगी। अगर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नोटा पर वोट जाते हैं, तो ये एक देश के लिए मिसाल होगी कि अगर कैंडिडेट, अभी पिछले कुछ सालों में हम देखें स्वप्निल, तो किस तरीके से लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आप टिकट लाते हैं, पार्टी कैसे विश्वास करेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नेताओं के स्वाभिमान पर, उन पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आप किस तरीके से पार्टी के विचार की बात करते हो और किस तरीके से उसको धोखा देते हो। पार्टी को मां कहते हो, एक कहते हो कि विचारधारा के प्रति मैं डेडिकेटेड हूं, और आप फिर उनको धोखा देते हो। ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन निकला। नोटा एक आम आदमी के लिए था, लेकिन ये कह सकते हैं कि पार्टीज के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो गया कि आप छोड़कर जाओगे, जिस विचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उस विचार के खिलाफ इनके जरिए साबित करने की कोशिश करेंगे। एक हथियार एक तरह से दिया है, सिंबॉलिक हथियार। होना जाना नोटा से कुछ है नहीं, लेकिन अब मुझे डेटा चाहिए। अच्छा, मैंने पर्सनली इंदौर में मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनको फ़ोन लगाया कि जाओ तो भाई ज़रा देखना। जो इन टेबलों पर बैठते हैं उनका एक काम होता है कि जो मतदाता है उनकी राह को आसान बनाया जाए। वो उसकी काउंट करके रखते हैं कि कितने मतदाताओं की राह हमने आसान बनाई है, किस किस को हम घर से उठा कर लाए हैं। तो क्या अपने इस मोटा भाई के अगेंस्ट नोटा भाई वाले प्रत्याशी के लिए आपने वो सारी कवायदें की होंगी? ये आपने अच्छा दिया, नोटा भाई मोटा भाई। मुझे लगता है कि इसी को बूथ मैनेजमेंट भी कहते हैं, है ना? यही बूथ मैनेजमेंट है जिसको हर पार्टी करना चाहती है, और जो जितनी अच्छी तरीके से बूथ मैनेज कर लेती है वही सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। चूंकि अब अपने पास प्रत्याशी नहीं बचा, तो कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब घर बैठे बैठे चुनाव को बस होते हुए देखना। ठीक कह रहे हैं पिंटू, कुछ करने
कुछ करने की तो स्थिति में आई, कम से कम वो नोटा था तो कुछ करने की स्थिति में आई। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इतना ज़्यादा इसको नहीं खींचना चाहिए था, थोड़ा हो गया था। उन लोगों ने ये चीज़ कह दी थी कि भाई नोटा पे चले जाओ। लेकिन कार्यकर्ताओं को इतना लंबे समय तक एक्टिव रख लिया, ये कांग्रेस के लिए एक मतलब हालिया दिनों में कभी सोचा नहीं था, बोलना पड़ेगा, लेकिन एक उपलब्धि की तरह हो गया। एक प्रिंट मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि एकाएक आपके भाषणों में ये हिंदू मुसलमान जैसे शब्द या धर्म आधारित बातें ज्यादा कैसे हो गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण का जवाब मैं तो तथ्य रखकर दे रहा हूं। अब मसला एक है जिस पर मैं समझता हूं कि यहाँ बातचीत करना जरूरी था, इसलिए मैं इस इशू को उठा रहा हूं। पिंटू, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में रहते हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में रहते हैं, कुछ बातें बिना नाम लिए नहीं पॉसिबल है। आप कुछ बातों को हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रख सकते, आपको वो बोलना पड़ेगा। सवाल एक्सट्रीमिज्म पर उठाया जा सकता है और वो उठना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इस बात में वजन है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं तुष्टीकरण का जवाब तथ्य से दे रहा हूं। देखिए, सियासत में जाति धर्म का पुराना कह सकते हैं कि संयोग रहा है कि सियासत इनके बिना होती नहीं है, और लंबा समय हो गया 10 साल का। 10 साल पहले की आप स्थिति आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा करती थी, तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर। तुष्टीकरण के बहुत बड़े आरोप लगे हैं कांग्रेस पर बहुत पुराने समय से, जब दंगे होते थे, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, तमाम दूसरे इश्यूज हों, ये बड़े आरोप इन पर लगते रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, और बड़े स्टेट जहाँ पर इस तरीके के हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार रही, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा नहीं थी। और एक जो सियासत थी, जिस तरीके से कांग्रेस ने राजनीति शुरू की पिछले कुछ सालों में, लगातार ये जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी ने उठाया, उसका तोड़ किस तरीके से निकाला जाए। तो ये जो 10 साल पहले बीजेपी जिस तरीके से फायरब्रांड अंदाज में नजर आती थी, और अगर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा किसी मुद्दे पर घेरा हो कांग्रेस को अब तक, तो तुष्टीकरण सबसे बड़ा इशू रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी को घेरने की बात। तुष्टीकरण बताने के लिए आपको हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, आखिर वही तो आइडेंटिटी है। ये सबसे बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में, यूं कहें कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, जो चाहे वो गोधरा कांड की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भी वो सीधे तौर पर नाम नहीं लेते थे कि भी मुस्लिम या हिंदू, लेकिन इस चुनाव में उनको ये लेना पड़ा। ये वाकई में सवाल खड़े करता है, क्योंकि कुछ इश्यूज जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जातीय जनगणना की बात हो, संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, ये किस तरीके से इसका तोड़ निकाला जाए, जातीय पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है, उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो ये इनका एक पैंतरा है, ये एक फॉर्मूला है कि जातीय पॉलिटिक्स का तोड़ धर्म के तौर पर निकाला जाता है। लेकिन मैं एक कदम आगे हूं। मैं इस तरह से कह रहा हूं कि अगर आपको किसी को आरक्षण देना है, मान लीजिए आपको SC ST वर्ग का आरक्षण बढ़ाना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना SC और ST। कुछ आंसर्स क्या बिना आइडेंटिटी बताए पॉसिबल हैं, या कुछ रेस्पॉन्सेस बिना आइडेंटिटी बताए पॉसिबल हैं? इस सवाल के साथ में मैं और आप बहुत जूझते हैं। जब किसी घटना को लेकर के रिपोर्ट करनी होती है और बात कहनी पड़ती है, हम कहते हैं धर्म विशेष, हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक या फिर किसी बहुसंख्यक या फिर किसी विशेष जाति विशेष के लोगों ने ऐसा कर दिया, क्यों नहीं हम उसको स्पष्टता के साथ में बोल पाते हैं, जबकि वो जो दर्शक है या जो उसको जहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं वहाँ तक वो सारी चीज़ें पहुँच रही होती हैं, उनको पता होता है कि कौन है, किसने किया है, या फिर किस विषय में बात हो रही है। कुछ चीज़ों को कहने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो और स्थिति स्पष्ट हो, मैं ये मानता हूँ कि उस नाम को तो आपको लेना ही पड़ेगा, उस चीज़ को आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये इस पर जरूर सवाल उठ सकता है कि आपको बोलने की जरूरत क्या पड़ी, इस पर सवाल जरूर उठ सकता है। एक्सट्रीमिज्म पर भी मैं सहमत हूं। एक्सट्रीमिज्म पर अगर बात गई है तो फिर तो आप संवैधानिक तौर पर उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, पर जब आपको किसी चीज़ को क्लियरिफाई करना है, बताना है, साफ करना है, तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें उसी प्रॉपर नाउन के साथ। क्या ट्रिपल तलाक का बिल ला सकते थे? क्या आप सेक्युलर भाषा के साथ अलग से विवाह का कोड देना या बिल बनाना आप कर सकते थे? नहीं। आपको जब योजनाएं बनानी है और जो भी उसका अपेक्षित वर्ग है या लाभार्थी वर्ग होगा, आपको वो क्लैरिफाई करना होगा ना। आपने जब SC ST को आरक्षण दिया, आपने SC ST बोल के ही दिया, पर आम दिनों में क्या आप उनको SC ST बोलेंगे? आप जब कोर्ट में जाते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी सभ्य तरीके से अगर कहीं पर बहस होती है तो वो कोर्ट्स में होती है ना। अब कोई उसको अपनी फिल्म में मजाकिया बता दे तो बना दे, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीका होता है जिसके साथ में एक प्रोसीजर होता है जिससे काम किया जाता है, जहां अपने विरोधी को भी लर्नड काउंसिल कहा जाता है,
ठीक है, चाहे वो मन में आप माने नहीं माने वो है या नहीं है, पर ये उद्बोधन का तरीका होता है। अब आप जब कोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो सब स्पष्ट रूप से जाति और धर्म का उल्लेख होता है। आपने सही कहा, कानून अब बनाते वक्त या कानून के बारे में बात होते वक्त आप कर ही नहीं सकते बिना जाति या धर्म का स्पेसिफिक नाम लिए या इसे इंगित किए। कोर्ट्स में जब बात होती है सबसे पहले जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है, यानी आपकी वकालत आपने आपने तो वकालत पढ़ी राहुल, इसलिए एक सवाल और मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, हालांकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर एट्रोसिटी क्या है? क्या क्या राजनीतिक भाषण एट्रोसिटी है? क्या आरोप प्रत्यारोप एट्रोसिटी है? कोर्ट के अंदर जो कुछ भी कहा जाता है वो एक दायरे के भीतर होता है और उसका परिप्रेक्ष्य होता है। लेकिन जब आप कोर्ट से बाहर बातें कर रहे होते हैं तो वो परिप्रेक्ष्य कहीं खो जाता है और कई चीज़ें फ़ायदा लेने के लिए कह दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोर्ट्स के अंदर नहीं होता, कोर्ट्स के अंदर भी ऐसा होता है, पर वो एक लीगल प्रोसीजर का हिस्सा होता है। कोर्ट के बाहर गई चीज़ों के ऊपर भी जब कोई सोचे आप कह रहे हैं एट्रोसिटी हो गई या ये हो गया वो हो गया, तो इसे भी तय करने का काम कोर्ट को ही करना है। अगर कोई जाएगा तो कोर्ट में ही जाना है उसे, ये तय करने के। बाहर हो गया, एक व्यक्ति आरोप लगा सकता है और दूसरा आदमी उस आरोप को झेल सकता है और नकार सकता है, पर अगर वो कोई चाहता है कि इसका सेटलमेंट सही तरीके से हो, कि ये कहा गया या नहीं कहा गया, तो फिर ये भी कोर्ट को तय करना है। तो जरिया वही है, कोर्ट्स वहीं से होकर के जाना है, शब्द वही होंगे और वहाँ अगर कोई अभियुक्त होगा तो उससे नाम जाति सब पूछा जाएगा और वहाँ कोई शर्मिंदा नहीं होता ये बताने में, पर बाहर अगर कोई ओपनली पूछ लेता है तब हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ जवाब वैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने चाहिए। अगर नियम टूट रहे हैं या अगर इस तरह की चीज़ें नियमों के खिलाफ हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अपनी एक्शन की स्पीड और डिलीवरी दोनों बढ़ानी चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जो महसूस कर रहा हूँ उससे मैं कह रहा हूँ। अशोक गहलोत के एक इंटरव्यू के दो पोर्शंस बड़े इंटरेस्टिंग थे और उसको मैं दो टुकड़ों में पूछूंगा, पहले एक टुकड़े में और उसके बाद फिर राहुल गांधी पर और फिर दूसरे टुकड़े पर आऊँगा। लेकिन अशोक गहलोत का पहला वो हिस्सा जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पूछा गया कि 2023 फिर आप हारे क्यों? तो उन्होंने कहा कि 2023 झूठे प्रोपोगेंडा से हारे, इलेक्टोरल बॉन्ड, मशीनरी, करप्शन का खेल हुआ और हम हार गए। इसका मतलब है कि आप अभी भी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि चुनावों के बाद अमूमन जो लीड कर रहा होता है कि भाई इस हार का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देखिए, सियासत में ये बात ठीक है, जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि जनादेश हमें स्वीकार है, ये परंपरा रही है, एक परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि सियासी व्यक्ति 24 घंटे के लिए सियासत करते हैं और उनको ऐसे सियासी बयान देने होते हैं। और विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का रण राजस्थान में सज जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव आ जाते हैं और उसे 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मंथन और चिंतन की ज़रूरत नहीं होती है। विधानसभा चुनाव का जो फ्लो रहता है उसको बरकरार रखना होता है कि आप किस तरीके से सामने वाली पार्टी पर आक्रामक है, वो लगातार बरकरार रहता है और वो एक महज औपचारिकता होती है कि जनादेश स्वीकार है। अशोक गहलोत इस बात को बखूबी समझते हैं और मुझे अच्छे से पता है कि पिछले 5 साल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाया देश में तो वो अशोक गहलोत ने उठाया। और ये अशोक गहलोत की मैं समझता हूँ कि वो एक उनकी रणनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ का अगर जो लोग समझते हैं इस बात को मानने को उनको मानना पड़ेगा कि किस तरीके से अशोक गहलोत पिछले 5 साल से लगातार जिक्र करते रहे। पीयूष गोयल का उन्होंने जिक्र किया कि पीयूष गोयल, तो क्या वो सूझबूझ, वो जादूगरी आप किसी झूठे प्रोपोगेंडा को काट नहीं सकती? नहीं, देखिए, प्रोपोगेंडा जो भी था उनकी बात में दम निकला कि वो वास्तव में उस पर सवाल खड़े हुए चुनाव के दौरान वो बात आना, और पिछले 5 साल से लगातार ये बात कहते रहे हैं, तो उसको बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत ने अब अगर उनकी बात को वही आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप सोचिए जो 5 साल से कह रहे थे, हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद में आया है, अमूमन जब चीज सामने आती है तो उसको भुनाया जाता है, लेकिन जो चीज सामने नहीं है, फिर वो सेकंड टाइम के सीएम रहते हुए फिर सीएम बने, फिर पीएम फेस बने और पीएम बने, फिर पीएम रहते हुए पीएम बने। अशोक गहलोत सीएम रहते हुए सीधे विपक्ष में गए अगले इलेक्शन में। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या आप खुद को क्लीन चिट देते चलेंगे? देखिए, एक बड़ा मज़ेदार है कि जब आप खुद को ही जज करने लग जाएंगे तो कभी कोई खुद को दोषी ठहराएगा ही नहीं। पर इस बार उनको खुद को क्लीन चिट देने की वजह है। वजह इसलिए है कि इस बार वो कम से कम एक फाइटिंग टोटल पर कांग्रेस को लेकर के आए। इससे पिछली 2 मर्तबा जब वो चुनाव लड़े और हारे सत्ता में रहते हुए, तो वो हार इतनी बुरी थी कि तब ज़रूर सवाल पूछा जाना था कि आप बताइए। पर फिर भी अशोक गहलोत हैं, वो वापस आते हैं, वो पता नहीं कैसे वापस आते हैं, पता नहीं कैसे उनके लिए रास्ते तैयार होते हैं। कई लोगों के पाँव में कहते हैं राजयोग होता है, अशोक गहलोत उनमें से एक है। और अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं साहब हमसे गलती हुई,
जब जब जनादेश आया था उसको सिरोधार्य रखते हुए उन्होंने एक दिन का कमेंट जरूर कर दिया होगा, लेकिन कई सीनियर जर्नलिस्ट ये हमेशा कहते हैं कि अशोक गहलोत 24 घंटे पॉलिटिक्स करने वाले राजनेता हैं और बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जो 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हो। वो ये एक्सेप्ट करके कोई दूसरा एस्केप डोर या कोई भी ऐसा रास्ता किसी को नहीं देना चाहते कि वो पीछे से एंट्री कर ले कि साहब हार की जिम्मेदारी तुमने खुद ने ले ली थी, खुद मान चुके हैं कि मेरी वजह से हारे। अच्छा, एक और बात है, कई लोगों को, क्या हम लोगों को भी बहुत लंबे वक्त तक ये लगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद एक चेन ऑफ थॉट डेवलप हुआ। अमेठी की जिम्मेदारी जो अशोक गहलोत को मिली है, उसको अपन ने देखा कि नहीं, जादूगरी तो हुई है और सब कुछ रुतबा वगैरह सब कायम है, लेकिन फिर जब दोबारा मैंने उसको सोचा तो एक और चेन ऑफ थॉट निकली। वो ये निकली, पर राहुल तो रायबरेली से लड़ रहे हैं जहाँ छत्तीसगढ़ वाले को भेजा गया, आपको अमेठी में रखा गया केएल शर्मा के साथ। ये भी एक नज़रिया है देखने का, उसे भी देखा जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ाता हूँ। राहुल गांधी ने ये कहा है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अपनी राजनीति बदलनी होगी, गलतियां पार्टी ने भी की हैं और मैं कांग्रेस का होते हुए भी ये कह रहा हूं। ऐसी बात कहने वाली कई रिपोर्ट्स कांग्रेस में बनी है, लगभग हर इलेक्शन के बाद बनी है, हर हार की समीक्षा के बाद बनी है। खुद राहुल गांधी भी समय समय पर ये बोलते रहे कि नहीं, पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं। किन गलतियों का इशारा कर रहे हैं वो जो पार्टी को अब तक समझ में नहीं आई? देखिए, अभी चुनाव का दौर है और वो जिस तरीके का ब्लेम बीजेपी पर करते हैं, जिस तरीके से वो केंद्र सरकार को कोसने की कोशिश करते हैं, और वो एक जिस स्टाइल में पॉलिटिक्स अभी कर रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, बीजेपी में बोलने की आज़ादी नहीं है, वो उन तमाम चीज़ों को ये कहकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं और पार्टी में एक सुधार। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक नया बदलाव कांग्रेस में लेकर आएंगे। वो फिर से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो 2009 से 14 के बीच में था, वो ही लैंग्वेज। उस दौरान वो सरकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, हालांकि वो दाव उन पर उल्टे पड़े, कांग्रेस पर उल्टे पड़े। तो वो एक फिर से अपनी एक लीडरशिप साबित करना चाहते हैं। जो उनके रणनीतिकार हैं वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को किस तरीके से राहुल गांधी आगे लीड कर रहे हैं, क्या बदलाव की बात करते हैं, बार बार बदलाव का जिक्र वो कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के। कांग्रेस में किस तरह का बदलाव, या कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा पर कांग्रेस बनी है, वो किस तरह के बदलाव की अनुमति देती है? आपको रहना तो विचारधारा के आसपास ही होगा, नहीं तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे। कौन सी विचारधारा? कांग्रेस विचार इसका हवाला कांग्रेस देती है। कांग्रेस में अगर बदलाव की जरूरत है, अगर राहुल गांधी उस बदलाव को स्वीकार करें तो कांग्रेस के लिए उससे बड़ा बदलाव हो ही नहीं सकता। एक परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस का चलना, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है। और क्या राहुल गांधी कांग्रेस को इससे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जिस नहीं निकाल पाए, उन्होंने एक बार कोशिश की, पार्टी खींच के दोबारा ले आई। लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो उनकी जगह उसी परिवार से कोई दूसरा होगा, यानी कांग्रेस उसी के इर्द गिर्द रहेगी। एक दौर बीच में ऐसा था, तब उस पार्टी को कैसे वापस से अपने पंजों में और अपने ग्रिप में कांग्रेस के उस परिवार ने लिया, ये सब जानते हैं। क्या राहुल गांधी इतने ही अगर लिबरल सोचते हैं या इतना ही फॉरवर्ड उनकी सोच है, तो क्या कांग्रेस के मुतालिक वो उस परिधि से भी कांग्रेस को बाहर ले जाना चाहते हैं? कुछ गलतियां हमसे हुई हैं तो उस कुछ गलतियों का भी जिक्र होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये गलतियां हुई हैं। आपको बताना चाहिए, एक वक्त जब आपने कहा कि मैं सेवा दल को रिवाइव करूंगा, किया क्या आपने? आपने एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन खोलने की कोशिश की कार्यकर्ताओं के साथ, उसका क्या हुआ? और कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लिए आपने बड़े बड़ी बात की, वो तो उनके अपने अध्यक्ष किसी तरह से इन एनएसयूआई को और यूथ कांग्रेस को धका रहे हैं। नहीं तो आपने जो प्लान बनाया था, उस प्लान से क्या हुआ? क्या एनएसयूआई वर्ल्ड लेवल पर टक्कर में आ गई? क्या हुआ किसको पता है। बहरहाल, लेकिन इस बयान के आसपास अशोक गहलोत से एक सवाल पूछा गया कि अभी सचिन पायलट का आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? तो अशोक गहलोत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया, वो नकारा से नमस्कार पर आए। उनका जवाब था नमस्कार। देखिए, सचिन पायलट का जब भी कोई सवाल आता है तो अशोक गहलोत बिल्कुल असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सियासत में, उनके करियर में एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर उनका रहा और बड़ी चुनौती मिली। और जिस तरीके से पिछले 5 साल में 2014 से अगर हम देखें लगातार, जब से सचिन पायलट यहाँ पर पीसीसी चीफ बने, उसके बाद से ही अनबन रही। और सीधे तौर पर देखा जाए तो अशोक गहलोत की सियासत को किसी ने चैलेंज किया, सचिन पायलट को किया, इसलिए वो असहज हो जाते हैं। जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी सुना था, और उसमें पूछा गया कि वैभव गहलोत के प्रचार में सचिन पायलट क्यों नहीं गए, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है, बेवजह इस तरीके की बातें की जाती है। कई बार हम मांगते हैं, फिर हम देखते हैं अगर जातिगत समीकरण पे नहीं फिट बैठ रहा तो हम मना कर देते हैं, नहीं मांगते हैं।
हाँ, डिमांड की बात होती है, जहाँ जिस नेता की डिमांड होती है, लेकिन जब भी अगर कोई सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात का जिक्र करेगा तो सवाल खड़े हो जाएंगे और वो खबर बन जाती है। अशोक गहलोत से अगर सचिन पायलट का सवाल पूछा जाएगा और सचिन पायलट से अशोक गहलोत का सवाल पूछा जाएगा, वहाँ खबर है। इस तरीके की सियासत पिछले कुछ सालों में हो गई कि वो कुछ भी बोले, ये तय है। अगर सचिन पायलट से सवाल अशोक गहलोत के बारे में पूछा जाए और जबान खुल गई तो खबर, अशोक गहलोत की जबान सचिन पायलट पर खुल गई तो वो खबर। इस तरीके की सियासत पिछले इसीलिए उन्होंने आगे ये कहा कि भाई उनका भविष्य पार्टी में वो कैसा देख रहे हैं वो उनसे पूछो। आप मुझसे पूछो कि मेरा भविष्य पार्टी में मैं कैसा देख रहा हूं तो मैं उसका बताऊंगा। लेकिन नमस्कार शब्द के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि या तो उससे बातचीत खत्म होती है या उससे बातचीत शुरू होती है। अगर मैं इसको कहूँ ये बातचीत शुरू होने वाली बात है तो ऐसा है नहीं, वो हमेशा इस बातचीत को ख़त्म ही करना चाहते थे। अगर बिल्कुल सही कहा पिंटू ने कि जो भी मुंह खोलेगा वहाँ खबर होगी, और मुंह नहीं खोलेगा और नमस्कार करेगा तब भी खबर होगी। लेकिन मुझे जान के उस इंटरव्यू में यह आश्चर्य हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि साहब जातिगत रूप से किसी सीट पर कौन सा गुणागार गणित बैठता है और वहाँ कौन फिट बैठता है, इसे लेकर के सोचा जाना ज़रूरी है, इसी तरीके से डिमांड। मुझे लगता है सचिन पायलट इन सारी चीज़ों से ऊपर हैं। अगर आप सचिन पायलट को केवल गुर्जर की परिधि में नहीं मान सकते। सचिन पायलट यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कई जगह चाहने वाले हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट किसी भी तरीके से सिरोही बढ़ के जन नेता के तौर पे जाने जाते, अगर वो जालोर सिरोही जाते तो कांग्रेस को फायदा ही होता, नुकसान नहीं होता, ये बात आप मान सकते हैं। लेकिन उससे कई जीत हार से कई बड़ी ईगो होती है और उस ईगो को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी होता है। हालांकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किस तरह की ये आप भी जानते हैं। गहलोत को भी अगर सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे होते तो प्रचार के लिए क्या बुलाते या नहीं बुलाते, ये भी एक प्रश्न है, ये भी देखना होता है। कई बार मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में एक साथ जाना, बशर्ते कि राहुल और प्रियंका पहुंच जाते तो मंच सब साझा करते। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अधीर रंजन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना है। आप लोगों की उनसे मुलाकात हुई है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। अधीराज कभी मिले आप अधीर रंजन चौधरी से? मिला नहीं है, सुना बहुत है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं और वो जिस तरीके से संसद में बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या चाहते हैं, विवाद। हम दोनों मिले हैं और हम दोनों एक बात पर तो शायद सहमत होंगे कि है वो बड़े बिंदास टाइप के आदमी। वो हंसी मजाक भी कब कर रहे हो हम कह नहीं सकते। उन्होंने ये कहा है, अंबानी अडानी पर जब सवाल पूछा गया कि आप लोग तो उन्हें भला बुरा कहते थे, तो बोले बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो नहीं भेजते हैं इसलिए कहते हैं। वो भेज देते तो चुप हो जाते, या भेजे तो सही उसके बाद हम विचार करेंगे। अब ये उन्होंने बोला बिंदास तरीके से ही है, लेकिन मटेरियल तो है। मटेरियल है, बिल्कुल मटेरियल है। देखिए वो ऐसे ही हैं, वो मस्त मौला हैं, मस्त कलंदर है। आप कह रहे हैं हम उनसे मिले, जब कई बार हम भी ये सोचते थे, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करते रहे हमेशा कि उनको उनकी लैंग्वेज के साथ में एक प्रॉब्लम रही है। लोकसभा में जब भी वो बोल रहे होते थे तब वो बोलना क्या चाहते थे, पिंटू सही कहते निकल क्या जाता था, पर कभी ये नहीं कहा जाता था कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट वही होगा जो मतलब निकाला गया है, और इसीलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला है वो वही बोला है जो वो बोलना चाहते थे। है ना? आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों? अगर वो कह रहे हैं भाई पैसे देते तो हम सोचते, अगर दे दें तो हम बाद में विचार करेंगे। कि जन जन की जनकार है साहब। और अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि चुनाव में पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति जानता है कि जो एक एक कौड़ी को किस तरह से खर्च करना है और कैसे चुनाव को मैनेज करना है, वो उसका जीव जानता है। और ये खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बहुत टफ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार उनको क्योंकि जिस तरह से वो त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं, बीजेपी बंगाल में जैसा कर रही है, उसके बाद में स्थिति ऐसी है कि वो जन जन की जनकार है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहाँ तक कैसे पहुँचाए जाएँ। उसको अपने जवाब में उन्होंने उस पोर्शन को रखा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के समय में अर्थ के बिना चुनाव को लड़ना। उनके शब्द और सेंटेंसेस थोड़े इधर उधर थे। याद आ रहा है मुझे छत्तीसगढ़ का, आपको याद होगा, किसने बोला था कि रुपया कि पैसा भगवान तो नहीं और भगवान से कम भी नहीं। बीजेपी के नेता थे और अब शायद इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। उनका भी स्टेटमेंट था, उन्होंने ये चीज़ बोली थी और ऑन रिकॉर्ड किसी ने कैप्चर कर दी। तो अधीर रंजन के बयान, एक छोटा सा कमेंट फिर मैं खत्म करूँगा। देखिए, बयान सही मायनों में अगर सियासत से जोड़कर देखा जाए तो वो बिल्कुल बयान ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोर्ड का विवाद यहीं से शुरू हुआ था कि अशोक गहलोत, जो मैंने भी जिक्र कहा, वो बार बार कहते थे कि पीयूष गोयल तमाम लोगों को धमकाते हैं कि विपक्षी पार्टियों को चंदा कम दिया जाए, पूरे चंदे पर अधिकार बीजेपी ने कर लिया। तो लड़ाई यहीं से शुरू होती है और कांग्रेस का यही आरोप है कि बड़ा फंड की तरफ से बीजेपी को दिया जाता है, तभी बीजेपी की 5 स्टार जो दफ्तर हैं वो बन गए हैं। और कांग्रेस ने, अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने 55 साल राज किया, लेकिन आज कांग्रेस की क्या स्थिति है और बीजेपी की देखिए। तो ये हम जब छोटे थे ना और कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे होते थे और हम लेट पहुंचे हैं, तो हम सीधे सीधे कह देते थे हम भी खेलेंगे वरना खेल बिगाड़ेंगे।
ये एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था। आम आदमी पार्टी में दिलीप सिंह जुदेव नाम था उनका, जिनका स्टिंग हो गया था। आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक घटना आज बहुत सुर्खियों में रही, लेकिन उसमें अभी भी कुछ और फैक्ट्स आना बाकी हैं। तो जब उस पर और फैक्ट्स सामने आएंगे, खासकर ये कि कितनी कॉल हुई, पीसीआर को कितनी कॉल गई, इस तरह की बातें आ जाएंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज सुर्खियों से आगे में इतना ही। नमस्कार।